now I should start. I think everybody has come. So first of all, my introduction. My name is Siddharth Bapna. I have done my MTech in environmental engineering and management. And last year, my GATE rank was All India rank 66. Now this year, I got 37 rank. And I'm going to share my experience with you कि मैंने अपनी कैसे प्लानिंग की, कैसे अपने आप को उस तरीके से कंफर्ट किया कि मैं गेट और ईएससी इन दोनों पेपर्स के लिए कंफर्टेबल हो पाऊं. एंड बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ अपने आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. एंड आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आप बिल्कुल एंड में पूछ सकते हैं. एंड एंड में आपके क्वेरी सेशन एक 5 to 10 मिनट्स का अपन रखेंगे, उसके अंदर अपन कर सकते हैं. एंड बहुत शॉर्ट सेशन है ये, जिसके अंदर मैं आपको बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगा कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गेट के रेस्पेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. बेसिकली गेट के रेस्पेक्ट में हम उसका पूरा रखेंगे. एंड चलो अपन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हम इनिशियली गेट वर्सेस ईएससी देखते हैं. गेट क्या है? गेट बेसिकली टोटल डिपेंड्स ऑन बेसिक कंसेप्ट्स. आपको उसके लिए कोई थ्योरेटिकल नॉलेज, बहुत ज्यादा डीप थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है. लाइक फॉर इंग्लिश स्पीकिंग वी वांट टू हैव अ नॉलेज ऑफ ABCD एंड हमें पूरा सेंटेंस बनाना आना चाहिए. उसी हिसाब से गेट के अंदर भी यही है. आपको बेसिक कंसेप्ट जो हर सब्जेक्ट के हैं, ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है कि ये सॉइल मैकेनिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए. गेट अब बहुत अपने सिलेबस के अंदर भी चेंज कर रहा है, वो अपने थियरी पार्ट्स हटा रहा है. सॉइल मैकेनिक्स के अंदर भी उन्होंने 2-3 टॉपिक हटाए हैं और 1-2 टॉपिक ऐड किए हैं, ताकि वो अपना मोर एनालिटिकल अप्रोच रखे एज कंपेयर टू थियरेटिकल अप्रोच. वो अपना चेंज कर रहा है सिलेबस. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट गेट वेटेज, तो जहां तक मैं आपको बता सकता हूं उसके अंदर सॉइल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अराउंड 25 to 30 मार्क्स आपके कवर कर लेते हैं. दूसरा अब बचा मैथ्स एंड एप्टी, ये 25 मार्क्स का आता है, फिक्स है ये आना. लास्ट ईयर से फिक्स हो चुका है कि ये दोनों 25 मार्क्स के आएंगे. नाउ टोटल मिला के आपके अराउंड 50 to 55 मार्क्स आपके हो जाते हैं. तो आप सोच लीजिए आपका आधा काम तो यही खत्म हो चुका है अगर आप ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं. एंड सॉइल मैकेनिक्स थोड़ा लेंदी है और एनवायरमेंटल भी थोड़ा लेंदी है, बट बोथ आर वेरी इजी. तो बेसिकली अगर हम सॉइल मैकेनिक्स के वेटेज की बात करते हैं, तो लास्ट ईयर अराउंड ये पेपर 1 के अंदर 15 मार्क का आया था, पेपर 2 के अंदर 14 का आया था, एंड 19 के अंदर भी अप्रॉक्स ये नियर बाय 14-15 रह रहा है. तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि गेट में सॉइल मैकेनिक्स का बहुत बड़ा वेटेज है. इवन अगर मैं आपको थोड़ा और आइडिया देना चाहूं तो ईएससी के अंदर जो प्री होता है, प्रीलिम्स होता है, वो 300 मार्क्स का होता है. तो जो 300 मार्क्स के अंदर आप 40-50 मार्क्स सॉइल के आराम से आप पकड़ लीजिए कि 40-50 मार्क्स का वो पूछा ही जाता है. एंड जब अपन मेंस की बात करते हैं तो मेंस में अराउंड आपको 300 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, बट आपके 480 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलते हैं. तो 480 में से अराउंड 80 to 100 मार्क्स आपको सॉइल मिल ही जाएगा पेपर 2 के अंदर. नाउ अगर आगे हम बात करते हैं तो बेसिकली हमें स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से सॉइल मैकेनिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है. अभी जैसे अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन किसी नोट्स रेफर करते हैं. अगर हमें जल्दी करना है तो हम नोट्स रेफर करते हैं और हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में हम उसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो. तो हमें भी यही फॉलो करना होता है. मतलब आपको बहुत सारे चीजें मिल जाएगी पढ़ने के लिए कि आप ये भी पढ़ लो, आपको कहीं और से मटेरियल मिल जाएगा, आपको कोई दोस्त आपको मटेरियल देगा कि भाई ये भी पढ़ लो. हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है. हमें बेसिकली ये चीज का ध्यान रखना है कि सॉइल मैकेनिक्स के सबसे पहले थियरी को हमको पढ़ लेना है कि उसके अंदर कंसेप्ट क्या क्या है, एंड उनके हमें शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं. और शॉर्ट नोट्स भी ये नहीं होता है कि आपकी थियरी की बुक कुछ 300 पेजेस की है और उसके शॉर्ट नोट्स आपने 150 पेजेस के बना लिए, तो वो तो एक तरह की थियरी कॉपी हो गई है. हमें बेसिकली क्या करना होता है, जो हम पढ़े हैं और जो हमें याद नहीं रहता है, जैसे सॉइल के अंदर काफी फॉर्मुलेज हैं. जब आप फाउंडेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर तेरजागी है, वर्टिकल स्ट्रेस के अंदर है, और अगर आप परमिएबिलिटी का पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे हैं फॉर्मुलेज. उन सब फॉर्मूलों को हमें लिख के रखना है अलग से, जो हमें याद नहीं रहते हैं.
अब डार्सी लॉ तो हर बंदा लिखेगा नहीं, लेकिन हमें जो याद नहीं हमें रहना है उनका एक शॉर्ट नोट्स बना लिया। हम जब थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद में हमें जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक हम गेट की बात कर रहे हैं, तो गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमें वो एक बार अटेम्प्ट करने हैं। और जैसे आप परमेबिलिटी क्वेश्चन लगा रहे हैं उसके अंदर 40 क्वेश्चंस हैं, तो 6-7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप पाएंगे कि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आप मार्क कर लीजिए, मार्क देम, स्टार मार्क, आपका जो भी एक लोगो वो आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम you don't want to give time to those questions which are very easy in nature. You have to do all these questions जो कि आपने मार्क किए हैं। सो आपके लिए ये टाइम सेविंग होगा, आपके रिवीजन बहुत जल्दी होगा, ये आपको करना है। उसके बाद में जब आप प्रीवियस ईयर लगा लें, थ्योरी पढ़ लें, प्रीवियस ईयर आपने लगा लिया, उसके बाद में आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आपको सॉइल मैकेनिक्स कितना आता है। आप एक टेस्ट दीजिए, उस टेस्ट को एनालाइज करिए एंड अपने साथ लॉयल रहिए कि हाँ मैंने इतना अटेम्प्ट किया, इतना मेरा बिल्कुल सही हुआ है। और इन सब के बाद में आप अपने आप को एनालाइज करेंगे और फिर वापस कुछ टाइम बाद जब आप रिवाइज करें फिर से उस टेस्ट पेपर को फिर से दीजिए कि जो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाए थे उस वक्त, वो क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। वो एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ये आई थिंक हर स्टूडेंट फॉलो करता है, बट यही करनी चाहिए। आपको कहीं जगह पे बहुत कुछ मिल जाएगा कि आप वो भी क्वेश्चन लगा लीजिए, हमें और कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है। गेट के लिए लोग सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाते हैं एंड वो जरूरी नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी थ्योरेटिकल पेपर आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। गेट थ्योरेटिकल नहीं देता है। आपने इसी साल का पेपर देखा होगा, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स थे इस साल, लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स थे। थ्योरेटिकल अब गेट का अप्रोच नहीं रह रहा है, तो हमें उसी हिसाब से हमारी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना होगा। एंड सॉइल मैकेनिक्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप मान लीजिए ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर लेगा। जिसको ये सब्जेक्ट आता है वो मान लीजिए कि बहुत आगे है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं कि लाइक सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात कर लें तो ये तो बस जिस मैंने एक चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो मुझे रिकॉल हुए वो मैंने लिख दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगे, वो आपको पढ़नी होंगी। तो जैसे ये जो पहला इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इससे पहले चैप्टर आता है ओरिजिन ऑफ सॉइल, वो इसी साल या फिर लास्ट ईयर आई थिंक गेट ने अपने सिलेबस से हटा दिया है, बिकॉज वो प्योरली थ्योरेटिकल है कि कौन सा सॉइल कहाँ पाया जाता है। अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब लाइक लेयर्स सॉइल कहाँ पाया जाता है, ब्लैक कॉटन कहाँ पाया जाता है, देयर आर प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सो गेट ने वो चैप्टर अपने सिलेबस से हटा ही दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि अब गेट किस साइड जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि बेसिक है। मतलब जो स्टार्ट करते हैं ना अपन, आगे के सारे चैप्टर्स इसी पे डिपेंडेंट हैं। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आगे के सारे क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे और आगे के सारे चैप्टर समझने में काफी आपको आसान रहेगा। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे सॉइल के अंदर जो रिलेशंस बनते हैं, सॉइल के वॉइड रेशियो, सॉइल की पोरोसिटी, सॉइल का यूनिट वेट, इन सब के बीच में जो रिलेशंस बनते हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गेट के अंदर इस चैप्टर में से एक बोरोपेट का एक क्वेश्चन आता है कि आप एक जगह से आपका सॉइल था, आपको कहीं एम्बैंकमेंट बनाना है, तो आप एक जगह से सॉइल उठाए, उसका वॉइड रेशियो कुछ और था, वहां से आपको कहीं और ले जाके उसका यूनिट वेट चेंज करना है, वहां का वॉइड रेशियो कुछ और रहेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है, तो वो बोलता है कि इधर इतना वॉल्यूम का हमें बनाना है, मान लीजिए 1 लाख मीटर क्यूब का आपको एक एम्बैंकमेंट बनाना है, तो आप जो बोरोपिट है वहां से आप कितना सॉइल लेके आएंगे, वो आप, ये रिलेटेबल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये आपको ईएससी में भी मिल जाएगा मेंस के अंदर, और ये गेट के अंदर काफी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है। अब अगर हम इसमें और बात करें तो इसके अंदर अपन वाटर कंटेंट निकालना सीखते हैं, पिक्नोमीटर मेथड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सीव एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है, एक्टिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, ये सब इस चैप्टर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक रिलेशंस जो हैं, जैसे यूनिट वेट निकालने के फॉर्मूलेज हो गए, SE इज इक्वल टू WG, ये फॉर्मूला ये कैसे आया है, कैसे डिराइव हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। और जो भी इसके अंदर एक तो लिमिट्स, कंसिस्टेंसी लिमिट्स होती है इसके अंदर, लाइक लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट पे काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के होते हैं, आप उन्हें करेंगे तो काफी डिफरेंट टाइप की श्रिंकेज लिमिट के हमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो मतलब मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ टॉपिक्स में ना, जैसे एक सब्जेक्ट है
इसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा नोट डाउन या हाईलाइट कर लीजिएगा, आपको प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्पफुल रहेंगे। मे बी शायद मेरी रैंक लाना आपको कहीं ना कहीं फायदेमंद दे जाए, बस मैं यही चाहूंगा। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बता दिए हैं, बोरोपेट का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी लिमिट्स के ऊपर, श्रिंकेज लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आता है, लिक्विड लिमिट फाइंड करने का क्वेश्चन आता है, फ्लो इंडेक्स के थ्रू एक चार्ट देके फिर लिक्विड लिमिट निकाली जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और गेट, मैं आपको गेट का एक बेस्ट चीज बताता हूँ, गेट आपको क्वेश्चंस में घुमाता है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि जो गेट का जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा, उसके 4 ऑप्शन हुए, आप कुछ एक सिली मिस्टेक करेंगे ना तो गेट का एक करेक्ट आंसर तो उन 4 में होगा, लेकिन गेट जो पेपर सेट करता है उन्हें ये पता होता है कि आप क्या सिली मिस्टेक करने वाले हैं, और उन्हें ये चीज पहले से पता होती है, तो वेल डिफाइंड वो लोग चारों ऑब्जेक्टिव जो चारों जो ABCD वो जो डिफाइन करते हैं ना, वो लोग वेल अच्छे से पढ़ के आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं हर एक का आंसर निकाल लेते हैं, कि नहीं उन्हें लगता है कि नहीं बच्चा ये मिस्टेक करेगा तो ये मिस्टेक करके क्या फाइनल आंसर आता है, वो आंसर भी आपके ऑप्शन में होगा। तो हमें हमारे कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है क्वेश्चन पेपर करते वक्त, क्वेश्चन करते वक्त कि अरे मैं सही जा रहा हूं, अरे मेरा तो आंसर मैच हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन गलत होता है, और वो फिर एक बहुत मतलब जब रिजल्ट आता है ना उसके बाद में लगता है काश उस वक्त ये कर लेता, तो वो चीज हमें नहीं रखनी है। सो हर एक चीज को बेसिक पता होना चाहिए, हमें ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है सॉइल को कि क्वेश्चंस हमें लग जाए बस। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्पैक्शन की, तो कॉम्पैक्शन में कॉम्पैक्शन बेसिकली क्या है, किसी भी सॉइल को हम कॉम्पैक्ट करते हैं, उसके एयर वॉइड्स को कम करते हैं, उसकी डेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं, तो उसी के बेस के पूरा ऊपर ये क्वेश्चन पूरा है, चैप्टर है। इसके अंदर कॉम्पैक्शन टेस्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट है, प्रॉक्टर टेस्ट है, प्रॉक्टर का ही हमने कुछ मॉडिफिकेशन करके IS अपना दिया है, वो सिमिलर है, अगर आप प्रॉक्टर के और IS इंडियन स्टैंडर्ड्स देखेंगे ना तो सिमिलर है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो जैसे उन्होंने 945 cc का वॉल्यूम यूज किया है, यहाँ पर 1000 यूज कर लेते हैं, और वेट ऑफ हैमर और ये सब है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखा जाए तो। इसमें कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनते हैं कि परमेबिलिटी कौन सी साइड ज्यादा होगी, इसका जो ग्राफ होता है, आप लोगों को अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो इसका एक ग्राफ होता है, यूनिट वेट वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट, तो इसमें हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो अब इसके अंदर एक साइड ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम होता है, वेट साइड ऑप्टिमम होता है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट करती हैं वो सारे अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। ऊपर से इसके अंदर कितनी एनर्जी वैल्यू एक कॉम्पैक्शन में, कॉम्पैक्शन के एक टेस्ट में, लाइक इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन है, इन दोनों की एनर्जी वैल्यू डिफरेंट होगी, उस एनर्जी वैल्यू के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में ये जो एक्सेप्शनल कॉम्पैक्शन बिहेवियर ऑफ सैंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बल्किंग ऑफ सैंड इसमें जो हो जाती है बाद में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो बल्किंग ऑफ सैंड से आपको एक क्वेश्चन दिख सकता है, और मोस्टली इसके अंदर फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं जो गेट के रेस्पेक्ट से इतना अच्छे, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली ESC के रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गेट के रेस्पेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सॉइल के इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, सॉइल के ग्रेन्स के बीच के अंदर जो स्ट्रेस है वो इफेक्टिव स्ट्रेस है। हम इसे डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, इसलिए हम टोटल स्ट्रेस मेजर करते हैं, पोर वाटर प्रेशर मेजर करते हैं, और फिर दोनों को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें इफेक्टिव स्ट्रेस मिलता है, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली मेजर कर ही नहीं सकते कि ग्रेन टू ग्रेन के बीच में कितना स्ट्रेस है। तो ये काफी सिंपल चैप्टर है, इसमें मतलब कुछ ज्यादा अपन को लॉजिक कुछ है भी नहीं, बहुत इजी चैप्टर है ये। इसके अंदर एक आधा क्वेश्चन बन जाता है जब फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो वहां पे क्वेश्चन बनता है कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, वहां से इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता है, इंक्रीज होता है। कभी कभी गेट इजी क्वेश्चन पूछता है तो इसके अंदर ये पूछ लेता है कि वाटर टेबल है, एक रिवर के ऊपर वाटर टेबल है, वाटर टेबल ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, तो फ्लक्चुएट होने के बाद में उसके स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डार्सी लॉ जो अपन यूज करते हैं, वैसे डार्सी लॉ इन्होंने सिलेबस में से हटा दिया है, बट हम नहीं कहेंगे कि इसे हटा दिया है, क्योंकि डार्सी लॉ हर जगह काम आता है,
परमियाबिलिटी देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, सीपेज में चले जाइए, वहां आपको डार्सी लॉ काम आएगा। बट डार्सी लॉ उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि डार्सी लॉ है नहीं। डार्सी लॉ अपने सिलेबस में है, हमें उसे नहीं हटाना है। अभी तक सिलेबस में हटा है ओरिजिन ऑफ सॉइल, जो कि एक प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर था, वो उन्होंने हटा दिया है। एंड इसके अंदर क्वेश्चंस, हाँ, इसके अंदर ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर बस इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी के ऊपर एक काफी सिंपल और इजी क्वेश्चन बनते हैं जब सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन कर देते हैं, वर्टिकल फ्लो करा देते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो करा देते हैं। उसके ऊपर परमियाबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, इक्विवेलेंट परमियाबिलिटी कैसे निकलती है, वो काफी सिंपल मेथड है और काफी सिंपल आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में फील्ड के अंदर परमेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, स्लैब के अंदर कैसे निकालते हैं, लैब के अंदर जो निकालते हैं उसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। लाइक उससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कि कांस्टेंट हेड मेथड कौन सा मेथड कहाँ पे यूज होता है, फॉलिंग हेड मेथड कहाँ यूज होता है, ये क्वेश्चंस थोड़े बन जाते हैं। उसके बाद में पंपिंग आउट टेस्ट जो हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा ड्यूपेट्स इक्वेशन, थीम्स इक्वेशन, इन इक्वेशंस का बेसिकली वो लोग यूज करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, एक वेल अपन डिग करते हैं, उसके अंदर से एक डिस्चार्ज पे अमाउंट पे हम निकालते हैं। एक चीज और, मेरी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है या ज्यादा स्लो है या फिर सही फेज है, ये भी आप थोड़ा बता दीजिए कि आपका स्पीड सही है या कम है, कुछ बता दीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेंशन कर सकता है। ओके, सो परमेबिलिटी में बात कर रहा था, पंपिंग आउट टेस्ट वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको थीम्स और ड्यूपेट्स इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम एक वेल डिग करते हैं, उसमें से एक अमाउंट पे डिस्चार्ज बाहर निकालते हैं, तो हमें ड्रॉ डाउन की वैल्यू पता होती है, तो फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि परमेबिलिटी की वैल्यू निकालिए। तो फॉर्मुलेज दिए हुए हैं, डिराइव कर रखा है उन्हें, आप समझेंगे, बहुत ईजी है, वो काफी ईजी है। उसके बाद में हाँ, एक लास्ट ये जो लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखा जाए तो यही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन गेट बनाता है लेकिन वो कंसेप्चुअली बनाता है, जैसे ये टॉपिक हो गया, इसके ऊपर काफी वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, आपको घुमाएगा, ये पागल बनाने की कोशिश करता है बेसिकली, मैं यही कहूंगा कि आपको घुमाएगा, पूरा मोल्ड करने की ट्राई करेगा क्वेश्चन को कि ऐसे पूछ लेता हूं मैं, वैसे पूछ लेता हूं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे बनाता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीपेज एनालिसिस, सीपेज एनालिसिस में हम इनिशियली वही सीपेज फोर्स, सीपेज प्रेशर क्या होता है ये पढ़ते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि सीपेज हो रहा है तो अपवर्ड सीपेज, डाउनवर्ड फ्लो होता है, अपवर्ड फ्लो होता है। तो जब अपवर्ड फ्लो होता है तो एक कंडीशन जनरेट होती है, क्विकसैंड कंडीशन। तो ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली भी काफी अच्छी है, ये इसको समझना होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफी मिल जाएंगे, गेट के अंदर भी काफी पूछे गए हैं। आपको कहीं पे भी आप क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी टेस्ट देने लगेंगे तो आपको क्विकसैंड कंडीशन का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और इसके अंदर फ्लो नेट्स हम ड्रॉ करते हैं सीपेज के अंदर, इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन के इंटरसेक्ट करती हुई फ्लो नेट्स हम ड्रॉ करते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद में सीपेज टू अर्दन डैम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट जो 3 पॉइंट हैं सीपेज एनालिसिस के अंदर, इनसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से बॉइलिंग, मतलब क्विकसैंड कंडीशन जो है बॉइलिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे काफी क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे, आप कहीं पे भी कोई सा भी पेपर दे दीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सो सीपेज एनालिसिस के अंदर ये सब है। नाउ अब हम बात करते हैं कंसोलिडेशन एंड शियर स्ट्रेंथ। हमने पहले कॉम्पैक्शन देखा था, कॉम्पैक्शन में क्या था, कॉम्पैक्शन में ये था कि हमको एयर वॉइड कम करने हैं। उसके अंदर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन सॉइल का 100% नहीं होता है, कम रहता है, 100% से हमेशा कम रहता है। लेकिन जो हम कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन किसकी वजह से होता है कि कांस्टेंट लोड की वजह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है, इसमें एयर वॉइड कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, अब सॉइल सैचुरेशन पे है। उसके बाद में जो उसकी जो उसमें कंसोलिडेशन होता है वो स्क्वीजिंग ऑफ वाटर की वजह से होता है। तो वो इस कंसोलिडेशन चैप्टर में हम पूरा पढ़ते हैं, इसके अंदर काफी सारी इक्वेशंस हैं, उसको हमें यूज करते हैं। तिरजागी की इक्वेशन, तिरजागी की थ्योरी है इसके अंदर, 1D कंसोलिडेशन, इसमें ओडियोमीटर टेस्ट है, कंसोलिडेशन टेस्ट कैसे करते हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कर्व्स जो होती हैं लाइक एवी, जो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या होगी, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या होगी, ये सारी काफी इंपॉर्टेंट
कर्व्स होती हैं जो गेट पूछ लेता है, कभी कभी वो कुछ कर्व्स देके भी पूछता है क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट, या आपकी सॉइल आपको दे देंगे, आपको बता देंगे कि इतना लोड इंक्रीज हुआ है या फिर ड्रॉ डाउन हो गया है, या फिर हमने एक फुटिंग बना दी है, या फिर वाटर टेबल वही ड्रॉ डाउन नीचे, वाटर टेबल डिक्रीज हो गई है, मींस इफेक्टिव स्ट्रेस एक लेयर के ऊपर बढ़ गया होगा। तो इसके अंदर हम सेटलमेंट निकालते हैं बेसिकली कि उस सॉइल के अंदर जो उस फुटिंग के नीचे है या फिर जो अंडरग्राउंड जो सॉइल है उसके अंदर कितना सेटलमेंट हुआ है। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है। एंड सेकेंडरी सेटलमेंट पे कोई क्वेश्चन आज तक वैसे पूछा नहीं गया है और ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसके अंदर सैंड ड्रेन्स, वर्टिकल सैंड ड्रेन्स को लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्मीयर इफेक्ट एक होता है, स्मीयर इफेक्ट, उसको रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसके अंदर अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट जो हम निकालते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इक्वेशंस हैं, लाइक सीवी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टीवी कैसे निकालते हैं, टाइम फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर फिर टाइम पीरियड निकालते हैं कि इतना एमएम कंसोलिडेशन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, या फिर इतने टाइम में कितने डिग्री कंसोलिडेशन हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और इसके अंदर आपको परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के भी मेथड्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर ये वाले चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर हम शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो शेयर स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या है, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ हम इसके अंदर निकालते हैं। काफी सारी हम कंडीशंस देखते हैं कि क्ले को क्या कंडीशन चाहिए, सैंड को कैसी कंडीशन चाहिए, उस कंडीशन के हिसाब से हम टेस्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, जैसे डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया, ट्राई टेस्ट हो गया, वेन शेयर टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट हम उसके अंदर करते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट जब हम करते हैं तो अपन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालते हैं। ये सब लैब में करते हैं हम। वेन शेयर टेस्ट अपन फील्ड में भी कर सकते हैं, सब लैब में करते हैं। ये सारे टेस्ट करके हम सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं और उससे फिर हम बताते हैं कि इसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कूलॉम्स लॉ आया था। कूलॉम्स लॉ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद में ट्राइक्सियल टेस्ट, इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, लाइक अनकन्फाइंड अनकंप्रेसिव या फिर सीडी सीयू, ये सारी, जिसको हम सीयू मतलब कन्फाइंड कंसोलिडेटेड वाली जो कंडीशन होती है। उसके बाद में इन सब चीजों से आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वेन शेयर टेस्ट से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वेन शेयर टेस्ट के अंदर वन वे शेयर, टू वे शेयर, इससे आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो लिक्विफैक्शन के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी बनता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मींस लिक्विफैक्शन किस किस चीजों से इफेक्ट हो सकता है। लाइक आप एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस अगर आप इंक्रीज करते हैं तो लिक्विफैक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये गेट आपसे पूछ सकता है। एंड जो स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर है, ए और बी, ए बार, ये जो इन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं स्कैम्पटन ने, इन सब के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ए बी इनसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बट ट्राइक्सियल टेस्ट की जो कंडीशंस हैं, इसी साल एक क्वेश्चन आया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, आप चेक करिएगा, इसी साल आया सेट 1 के अंदर ट्राइक्सियल टेस्ट की कंडीशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो वो काफी इंपॉर्टेंट था और वन मार्क का वो क्वेश्चन था, तो वो आप देख लीजिएगा। एंड इसके ऊपर बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। डायरेक्ट शेयर टेस्ट से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है और मुझे भी नहीं लगता कि आगे कोई क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि आजकल ये यूज नहीं होता है। जो यूज हो रहा है वो ट्राइक्सियल ही हो रहा है, तो उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर्स हैं जिसके अंदर मैंने मेन नाम ही लिखे हैं। जैसे अर्थ प्रेशर में हमें पता है ये काफी छोटा सा चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर है। इसके अंदर 3 कंडीशंस अपन रेस्ट, एक्टिव और पैसिव, ये 3 कंडीशन होती है अलग अलग सॉइल के लिए। सैंड के लिए हम कैसे निकालते हैं, क्ले के लिए कैसे निकालते हैं, इनके कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। फिर आपको एक रिटेनिंग वॉल दे देंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल दे देंगे, तो आप उसके ऊपर पूछेगा कि रिटेनिंग वॉल के ऊपर कितना प्रेशर फील हो रहा है, कितना आ रहा है। तो ये सारे कंडीशंस आपको देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है, और छोटा ही कंडीशन देगा, बड़ा कंडीशन नहीं देगा। जैसे ईएससी के कन्वेंशनल में आते हैं वो तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं इससे, लेकिन आपको इसके अंदर काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अंदर क्ले की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अनसपोर्टेड हाइट ऑफ कट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, क्ले के अंदर होता है ये।
जिसकी फॉर्मूला होता है 4c अपॉन गामा रूट के। इससे एक हाइट निकलती है, वो हाइट से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड बाकी तो इसमें और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। आज तक इंक्लाइंड सरफेस से, इंक्लाइंड सॉइल सरफेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और मुझे नहीं लगता इतने लंबे फॉर्मूले पे गेट क्वेश्चन पूछेगा। तो मोस्टली वो अनसपोर्टेड कट के लिए पूछेगा, जब टेंशन जनरेट हुआ है, जब नहीं जनरेट हुआ है, इससे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्लोप स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्लोप स्टेबिलिटी में भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसके अंदर स्टेबिलिटी नंबर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो काफी ज्यादा आता है अलग अलग कंडीशन के लिए, कि सडन ड्रॉडाउन हुआ है या ड्रॉडाउन बहुत टाइम हो गया है सॉइल को हुए, उस पे बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन होता है। एसएन वैल्यू हम निकालते हैं, फाई की वैल्यू निकालते हैं, गामा की वैल्यू निकालते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। एंड एसएन नंबर के थ्रू हम उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी कभी वो पूछ लेगा, कभी वो हाइट पूछ लेगा, तो वो क्वेश्चन कहीं से भी मोल्ड हो जाता है इसके अंदर। नाउ अगर हम बात करें वर्टिकल स्ट्रेस की, तो वर्टिकल स्ट्रेस क्या है कि जैसे मान लीजिए सॉइल के ऊपर कोई लोड लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड लेवल पे कोई लोड लग रहा है, बॉटम में कितने मीटर पे दूर पे उस सॉइल के पॉइंट पे कितना स्ट्रेस जनरेट होता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर निकालते हैं। इसके अंदर काफी सारी इक्वेशंस होती है, बोयसनस इक्वेशन हो गई, वेस्टरगार्ड इक्वेशन हो गई, बट हाँ वेस्टरगार्ड इक्वेशन सिलेबस से हटा दी गई है, बोयसनस इक्वेशन अभी भी है। तो इसके अंदर बस कुछ लाइन लोड दे देंगे आपको, या फिर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे देंगे, तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड से आपको वो फॉर्मूले से आपको ये इसमें स्ट्रेस निकालना होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे नहीं है, बट फिर भी हमें सिलेबस पूरा कवर करना होता है, क्योंकि गेट कभी भी कुछ पूछ ले तो हमें तैयार रहना है कि हाँ ठीक है, कि ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है, बट लेकिन गेट कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सॉइल मैकेनिक्स के आते हैं, वो शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। इसके अंदर तो मैं आपको कहूंगा कि इसके अंदर तो जो भी है वो आपको पढ़ना है, आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी मिल जाए आपको ध्यान में रखना है अपने, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक्स है। इसी साल का एक फाउंडेशन का क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेट किस तरीके से ट्रिक करता है आपके साथ, जो मेरा भी इस साल गलत हुआ है। एक क्वेश्चन आया था, फाउंडेशन था, एक फुटिंग बनाई थी उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने लोड दे रखा था, और एक लोड का सिर्फ एरो दे रखा था। उन्होंने पूछा था फाइंड आउट द लोड रिक्वायर्ड ऑन द फुटिंग। सॉइल की सारी कैरेक्टरिस्टिक दे दी थी, फुटिंग की डेप्थ दे दी, फुटिंग की विड्थ दे दी, सॉइल की सब कैरेक्टरिस्टिक दे दी। अब हमने तेरजागी इक्वेशन लगा के उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन उसका जो एरो था वो फुटिंग लेवल पे लगा हुआ था, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं था। फुटिंग लेवल पे लगे होने की वजह से हमें उसके अंदर नेट सेफ निकालना है, सेफ नहीं निकालना है। 99% स्टूडेंट्स उस एरो पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो डायग्राम के अंदर दिया हुआ था। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा था फाइंड आउट द लोड रिक्वायर्ड ऑन द फुटिंग। तो जनरली इंसान जब लोड रिक्वायर्ड होता है तो वो सेफ लोड निकालता है, लेकिन हमें उस डायग्राम के अंदर देखना था कि वो एरो कहाँ पे लगा हुआ है। अगर वो ग्राउंड लेवल पे लगा हुआ है एरो, तो इसका मतलब वो सेफ लोड पूछ रहा है। अगर वो फुटिंग के ऊपर लोड लगाया है उसने, फाउंडेशन लेवल पे, जो एट द बॉटम ऑफ द फाउंडेशन लेवल जो है वहां पे अगर उसने एरो लगा रखा है, इसका मतलब वो नेट सेफ लोड पूछ रहा है। तो वहां पे वो क्वेश्चन में हमें नेट सेफ निकालना था, बट 99% स्टूडेंट सेफ लोड लगा के आए हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों का ये गलत हो गया है। तो ये चैप्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप फाउंडेशन में डायनामिक फॉर्मूलेज हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे थे शैलो डीप फाउंडेशन, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सेटलमेंट को लेके काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों तो आप समझ लीजिए कि आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इसके अंदर तो एक भी टॉपिक आपको वैसे तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, बट इसके अंदर तो छोड़ना ही नहीं है। तो अब हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर लेटरली लोडेड पाइल लास्ट ईयर गेट ने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो इससे लास्ट ईयर तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली इस साल क्वेश्चन जरूर आएगा। इसको आप रेफर करके पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी छोटा टॉपिक है, एक दो इक्वेशंस हैं, वो हमें कैसे फॉर्म हो रही हैं ये हमें ध्यान में रखना है। वैसे हम डीप फाउंडेशन में क्या पढ़ते हैं, वर्टिकल लोड ही देखते हैं कि वर्टिकल लोड की वजह से कितना सेटलमेंट हो रहा है, सॉइल की मतलब फुटिंग की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, हम ये निकाल लेते हैं, विड्थ कितनी होनी चाहिए ये निकाल लेते हैं, लेकिन वो सब वर्टिकल लोड के रेस्पेक्ट में होती है। बट ये जो पाइल है इसके ऊपर लेटरली हॉरिजॉन्टल एक लोड लगा होता है, जिसकी वजह से इस पाइल के ऊपर एक मूवमेंट भी जनरेट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, विद इन 1 आवर आप ये कंप्लीट कर लेंगे, लेटरली लोडेड पाइल। और ये काफी, इससे काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आए। और शैलो फाउंडेशन में अगर हम बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो तेजागी इक्वेशन, जो अलग अलग फुटिंग के लिए, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर,
राफ्ट, इन सब के लिए जो अलग अलग इक्वेशंस यूज होती है, सेफ लोड, नेट सेफ लोड ये कैसे निकालते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे अपन उसको यूज करते हैं, वो सब आपको इम्पोर्टेंट है। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी ज्यादा पूछा जाता है सारा क्वेश्चंस, और ये सब हमें पढ़ना है। इसके अलावा इनके अंदर काफी थ्योरेटिकल अप्रोच भी है। जैसे आप डीप फाउंडेशन में जाएंगे तो टाइप ऑफ पाइल की, वुडन पाइल होते हैं, कंक्रीट पाइल होते हैं, आरसीसी के पाइल होते हैं, इन सब चीजों पे हमें ज्यादा फोकस नहीं होना है। बेसिकली हमें जो एनालिटिकल पार्ट है उसको हमें ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना हमें एक बार के लिए तो रिविजन, मतलब एक बार तो हमें सब कुछ पढ़ना ही है, लेकिन मोस्ट फोकस हमें एनालिटिकल पार्ट पे रहना है कि, और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, गेट हमेशा एक्सेप्शंस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक्सेप्शन में भी वो एक्सेप्शन बनाने की कोशिश करता है, तो एक्सेप्शंस तो कभी हमें छोड़ने ही नहीं है। जैसे हम कॉम्पैक्शन कर्व पढ़ते हैं तो उसके लिए सैंड के लिए अलग से कॉम्पैक्शन आता है, कॉम्पैक्शन कर्व आती है, तो वो एक एक्सेप्शन केस है। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। और बाकी अगर हम बात करें तो एक आजकल गेट के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से? अभी तक तो लास्ट ईयर, इस साल से पहले 2 टाइप के क्वेश्चन आते थे, एमसीक्यू और नेट, मतलब जिसमें आपको एमसीक्यू में 4 में एक ऑप्शन टिक करना होता था, और एक न्यूमेरिकल वाला था जिसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी होती है, और जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसकी रेंज देता है गेट। लेकिन लास्ट ईयर से एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है, एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एमएसक्यू मींस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे आईआईटी जेईई का पैटर्न भी आई थिंक ये हो गया है, तो अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो उस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 4 ऑप्शन है, तो उस 4 ऑप्शन में एक आंसर भी सही हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एमएसक्यू है तो एक सही नहीं हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 और चारों भी सही हो सकते हैं। तो ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और लकीली 2021 के अंदर एक क्वेश्चन ही पूछा गया, दोनों सेट के अंदर एक एक क्वेश्चन ही आया था। लेकिन जो दूसरे सेट्स थे, लाइक मैकेनिकल के जो था और जो इलेक्ट्रिकल के जो पेपर्स थे, उसके अंदर अराउंड 8, 9, किसी में 7 इतने अमाउंट आया है क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट ईयर भी सिविल के अंदर आएगा। इस साल तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इसकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि एक भी सही हो सकता है, चारों भी सही हो सकते हैं, तो आपको सारे टिक करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 सही है और आपने 2 टिक किए हैं तो उसको आपको मार्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक सैंपल ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया था, तो उस क्वेश्चन को हम एक बार जरा देख लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसका एक आंसर दें। और मैं चाहूंगा, आपको मैं कुछ टाइम लिमिट दूंगा, उसके अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं कि 1 2 3 या 1 2 3 4 या ओनली 1, जो भी आपको लगे, आप एक बार आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए एमएसक्यू। आपको मैं 2 मिनट का वेट देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए और बता दीजिए। Okay, let's see this question. The first statement says, okay, 2, 3, and 4. Okay, fine. Now let's discuss this question. The first statement says, constant head per permeator is best suited for determination of coefficient of permeability of high impermeable soil. आपको ये चीज का ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है हाईली impermeable soil. It means the statement is talking about fine grained soil, and फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हमें पता है कि हम फॉलिंग हेड टेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हेड मेथड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ये टेस्ट करते हैं तो इस टेस्ट के अंदर हमें एक कांस्टेंट हेड मेंटेन करना पड़ता है, और ये क्विक टेस्ट होता है जो कि फाइन ग्रेन में नहीं हो सकता, क्योंकि फाइन ग्रेन के अंदर परमेबिलिटी बहुत कम होती है, तो वाटर फ्लो के होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हम एक कांस्टेंट हेड इसमें मेंटेन ही नहीं कर सकते फाइन ग्रेन के अंदर। बट ये कोर्स ग्रेन लाइक ग्रेवल और सैंड, इन दोनों में ये मेथड यूज होता है, और हम फाइन ग्रेन के लिए फॉलिंग हेड मेथड यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट क्या कहता है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल मास डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, कोफिशिएंट k is equals to, k is directly proportional to e cube upon 1 plus e gamma by mu। इसको आई थिंक कॉजने इक्वेशन बोलते हैं, जो आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिख रही है। ये इक्वेशन आपको विजिबल होगी, आई थिंक आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा लिख दिया है मैंने से।
गामा बाय म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा था, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। आप खुद एक दिमाग लगाइए, सोचिए, मतलब सॉरी सोचिए कि विस्कोसिटी अगर हम फ्लूइड की इंक्रीज कर देंगे तो इट मींस कि वो लाइक जैसे आप पहले वाटर फ्लो कर रहे थे, अब आप पेंट फ्लो कर रहे हैं उसी सॉइल के अंदर, तो आपको क्या लगता है जल्दी फ्लो होगा या लेट फ्लो होगा? तो अगर हम पहले वाटर फ्लो करवा रहे थे उस सॉइल के अंदर, तो अब हम पेंट फ्लो करा रहे हैं जिसकी विस्कोसिटी इंक्रीज रहती है, वाटर से ज्यादा रहती है, तो अगर हम उसके अंदर से पेंट फ्लो कराएंगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा ना, तो उसका मतलब ये है कि परमिएबिलिटी उसकी कम हो गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। नाउ थर्ड, कोफिशिएंट of a soil coefficient of permeability of a soil mass increases with increase in temperature of the fluid। ये सिमिलरली विस्कोसिटी से रिलेटेड है, क्योंकि आप किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। अगर आप किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी आपकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो आपको पता ही लग गया कि पहले अगर हम पेंट फ्लो करा रहे थे, अगर हमने उसका टेम्परेचर, वैसे पेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी पहले ज्यादा थी, अब विस्कोसिटी कम हो गई, तो इट मींस परमिएबिलिटी बढ़ेगी, वो जल्दी फ्लो हो जाएगा। तो इट मींस थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। नाउ फोर्थ, परमिएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन सॉइल प्रॉपर्टीज। परमिएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन सॉइल प्रॉपर्टीज। यस, आपको जो नेक्स्ट इक्वेशन मैंने दिखाई है अंदर वॉइड रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं गामा और म्यू, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं। गामा यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, म्यू उसकी विस्कोसिटी जो उस सॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, लेकिन जो ई है वो वॉइड रेशियो है। वॉइड रेशियो ये सॉइल का है, तो ये सॉइल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि उसकी परमिएबिलिटी कितनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया कि फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं कहीं पे आप इस स्टेटमेंट के अंदर एक चेंज नोटिस करना, परमिएबिलिटी ऑफ डिपेंड्स ओनली अपॉन सॉइल प्रॉपर्टीज। अगर मैं ये कहूं ओनली अपॉन सॉइल प्रॉपर्टीज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, परमिएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन सॉइल प्रॉपर्टीज। यस, इट डिपेंड्स अपॉन सॉइल प्रॉपर्टीज, बट इट डजंट से कि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन सॉइल प्रॉपर्टी। तो ये हमारा सही है, क्योंकि परमिएबिलिटी सॉइल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है और जो उसके अंदर फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हमारे आंसर हो गया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। नेक्स्ट, यहां हमने सारा टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने देख ली है। मैं एक बार फिर से आपको वापस आपको बताता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने गेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लाइक क्विकसैंड कंडीशन हो गई, परमिएबिलिटी वाला चैप्टर हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लो हो गया, फाउंडेशंस के दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। वर्टिकल स्ट्रेस में एक आधा क्वेश्चन बहुत आ जाता है, और उसके बाद में इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जो कि इनिशियल हमने रिलेशंस हमने जो देखे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको काफी एक बार मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया है कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन सब्जेक्ट में, क्या क्या नहीं है। तो आपको इन सब चीजों का काफी ध्यान देना होगा। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है, कैसे वो ऑप्शन सेट करता है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक कुछ चीजें बताना चाहूंगा जैसे मेरी साइड से कि क्या मैंने गलतियां की और क्या मतलब आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगर मैंने कुछ गलती की है तो मैं आपको बता सकता हूं ताकि आप अपने टाइम पे ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि इसी साल अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसके अंदर बहुत सारा डेटा दे रखा है, उन लोगों ने बहुत ज्यादा डेटा दे रखा है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ उन्होंने दिया है, तो इसमें क्वेश्चन आई थिंक ये बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट वो इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन थे नहीं। 2-3 डेटा का यूज करके फाइनल आउटकम आ रहा था, और जो डेटा उन्होंने दे रखा था वो सब एक्स्ट्रा डेटा था। तो ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो पेपर इस तरीके से सेट करते हैं कि बच्चा उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करे, बट हमें बहुत ध्यान से क्या पूछ रहा है वो सबसे पहले ध्यान में रखना है, हमारे दिमाग में रखना है। डेटा तो वो कुछ भी दे देंगे,
इररिलेवेंट डेटा भी आ जाता है, काफी सारा क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या पूछा जा रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर कभी कभी हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कि हम डायग्राम में नहीं देखते हैं। जैसे सॉइल का इस साल जो क्वेश्चन आया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो एक हम मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं। जैसे इस साल का एक केबल का क्वेश्चन आया था, उसके अंदर केबल के अंदर टेंशन पूछा था। जनरली हम क्वेश्चन देखते हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम टेंशन पूछता है, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, वो केबल थी एक, उस केबल के अंदर मैक्सिमम टेंशन वैल्यू पूछी नहीं थी। जनरली हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके अंदर मैक्सिमम टेंशन वैल्यू हम देखते हैं, बट इस साल जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन उन्होंने दिया था कि एक सेगमेंट था केबल का, उसके अंदर उन्होंने टेंशन पूछी थी और वहां पे मैक्सिमम जनरेट नहीं हो रही थी। वो काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन हमें सबसे एंड में अटेम्प्ट करने हैं जब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रह जाए। गेट में आपको 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इजीली आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप वन टाइम में देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, सीधा आपने कर लेंगे। और एक बार आप हो सके तो अपनी स्पीड इस तरीके से मैनेज करिए कि आप अपने क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लेंदी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस थे, उनकी आप एक बार कैलकुलेशन को रीचेक कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि वो जो कैलकुलेटर होता है वो भी काफी ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे जैसे मेरे साथ भी लास्ट ईयर हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था, फिर वो माउस चेंज कराना पड़ा था। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि लाइक आप एक बार क्लिक कर रहे हैं तो डबल बार क्लिक हो जा रहा है, तो इस वजह से आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है और वो बहुत ज्यादा बेकार चीज हो जाती है कि आपको आता है फिर भी आप नहीं कर पाए और वो आपसे गलत हो गया, कर नहीं पाए, एक्चुअली वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो वो सारी चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। और अगर मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूं तो क्वेश्चंस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आते हैं, तो आप अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से करिए। लाइक आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आरसीसी है, सॉइल मैकेनिक्स है, एनवायरमेंट है, स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को पहले करिए, पहले उनके अटेम्प्ट करिए। जिससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब सॉइल मैकेनिक्स 14 मार्क्स का आया, उसमें से आपको 10-12 मार्क्स के आ गए। अगर आपको कोई चैप्टर है, जैसे आपने रेलवे पढ़ा नहीं है और आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो गलत बात हो जाएगी। आप उसे स्किप कर दीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, उसके बाद में आगे जाइए। तो उसी तरीके से आपको सॉइल में काफी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए वर्टिकल स्ट्रेस का क्वेश्चन आया और आपको इक्वेशन याद नहीं आ रही है, तो डोंट गिव टाइम टू दैट क्वेश्चन टू मच, उसको आप मत दीजिए इतना टाइम, आगे आप स्किप कर लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आपको कवर करना ही है। और सिली मिस्टेक्स पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई सिली मिस्टेक ना करें, क्योंकि जब आप वापस मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो सिली मिस्टेक आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और सॉइल जैसे सब्जेक्ट में सिली मिस्टेक्स तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाती है, ह्यूमन है, लेकिन हमें ट्राई करना है, अवॉइड करना है सिली मिस्टेक। और दूसरी चीज, सॉइल मैकेनिक्स और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हमें कुछ भी लाइक तुक्का नहीं लगाना है। जैसे काफी स्टूडेंट्स तुक्का लगा के आ जाते हैं। अभी अगर आप 2 मार्क के क्वेश्चन में एक तुक्का लगा के आएंगे तो आपको वो 0.66 नेगेटिव देगा, तो आपके ऑल ओवर वर्क पड़ेगा 2.66 का। और 0.66 में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, आपको ही पता है रैंकर्स कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी होगी। अब लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है रिविजन। अब हमें रिवीजन एक्चुअली में करना कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये मैंने पूरे अपने प्रिपरेशन में फॉलो किया है और मुझे काफी ज्यादा फायदा मिला है। अगर आप एक बार ट्राई करिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसे ही फॉलो करिए, बट आप इसे ट्राई कर सकते हैं कि मतलब आपको अच्छी लगे तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी, आपने पूरी सॉइल मैकेनिक्स जैसे आज पढ़ी है, आज के 10 दिन बाद आपको लगा कि मुझे रिविजन करना है, तो रिविजन अब आपको कैसे करना है कि आप बुक खोलेंगे, कॉपी खोलेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, आपको जैसा सूट करे। बट मेरा क्या मेथड था कि अब जैसे मैंने सॉइल मैकेनिक्स का इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टीज मुझे रिवाइज करनी है, तो मैं क्या करता था, टेबल पे सिर्फ एक पेन और कुछ पेपर्स, खाली पेपर्स, ब्लैंक पेपर्स लेके बैठता था, चैप्टर का नाम लिखता था और मुझे क्या क्या उसके कंसेप्ट याद है वो मैं लिख लेता था कि ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं, पिक्नोमीटर मेथड ये होता है, हम यूनिट वेट ऐसे निकालते हैं, बोरोपिट का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। जो जो आपको याद आता रहे उस वक्त वो आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर करिए कि आप अपनी कॉपी, जो आप नोट्स रेफर कर रहे हैं या फिर आप जो भी मटेरियल यूज रेफर कर रहे हैं,
तो उनको खोलिए और उसके अंदर आप सिर्फ टॉपिक देखिए कि आपने कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ दिया है। आप उसके अंदर डीप मत जाइए। जैसे आप मान लीजिए कोई टॉपिक भूल गए, उस टॉपिक को भी वापस, जैसे आपको याद आ गया कि अच्छा ये टॉपिक तो मैं भूल गया था, उस टॉपिक को भी वापस बिना देखे, बिना कहीं से रेफर किए, उस टॉपिक को भी वापस उसके बारे में सारे कंसेप्ट्स लिखिए। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इतने सारे एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जब हम एक खाली एक पेन और पेपर लिखने जाते हैं तो हमें कुछ कुछ टॉपिक्स हम भूल जाते हैं कि ये टॉपिक भी था उसके अंदर। तो जस्ट अपने नोट्स खोल के एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए कि क्या क्या उसके अंदर टॉपिक्स थे बस। अब जैसे मान लीजिए आपको इससे ये पता लगेगा कि आपको क्या याद है, या फिर आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, या फिर आप क्या भूल रहे हैं। जो आप भूल रहे हैं ना, उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाइए। क्योंकि आप आज भूल रहे हैं, वो भूल गए हैं, तो आपको बार बार रिमाइंड होता जाएगा। लेकिन आज जो आप एक बार एक खाली पेपर में लिख दिए हैं ना, वो आपको कभी नहीं भूला जाएगा। जैसे लास्ट ईयर मैंने ऐसी प्रिपरेशन की थी। मैं मतलब काफी ऐसी हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन काफी अच्छे से की थी गेट की। तो उसके अंदर मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की कि मैंने रिवीजन करने के लिए ऐसे ही किया। देन फिर जब इस साल जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए जब फेज में ही था, तो मुझे वापस उन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मुझे आगे से आगे नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना पड़ा। तो ये करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कि आप जब एक रफ पेपर पे उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स जो आपको पता है, जो आपको याद आ रहे हैं, वो आप लिख लेंगे ना, तो फिर वो आप कभी नहीं भूलेंगे। चाहे आप एक साल बाद भी उसे एक बार देखेंगे ना, अरे ये तो मुझे याद है, यही आप डायलॉग बोलेंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि ऐसे मैं फॉलो करता था, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आपको अगर अच्छी लगती है, आप एक आधी बार ट्राई करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छा है ये। अदरवाइज सबके पास अपनी अपनी होती है रिवीजन करने की कि कैसे कैसे रिवीजन करना है। और हाँ, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बस ये कहूंगा मैं कि रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर सब्जेक्ट का एक मंथ में, या फिर मैं बोलूंगा तो 15 to 20 डेज में आपको वो सब्जेक्ट वापस खुल के देख लेना है। ठीक है, वैसे तो पढ़ते रहना है। एक बार जैसे कभी मूड नहीं होता है कि जैसे आप मान लीजिए स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर लगाते लगाते बहुत ज्यादा बोर्डम क्रिएट हो जाता है। एंड में आते आते हमको फटीग हो जाता है कि यार अब मैं थक गया हूँ स्ट्रक्चर के लगा लगा के। तो ऐसे ही जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा था, तो सॉइल मैकेनिक्स ऐसे ही रफ पेपर लिया, कुछ भी बनाते गए, हाँ इसमें ऐसे होता है, डायग्राम बनाया, ये डायग्राम में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो आप ऐसे रेफर करिए, ताकि आपको क्या होगा, एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया। इस साल से गेट ने, पहले कैसे क्वेश्चन होता था कि 55 टेक्निकल क्वेश्चन आते थे, तो 1 to 25 1 मार्क के होते थे। 26 टू लास्ट 2 मार्क के होते थे। हमें पता होता था कि 26 क्वेश्चन से 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले सब 1 मार्क के हैं। तो मेरी भी स्ट्रेटजी तो पहले यही थी कि मैं पहले 2 मार्क के कर लूं 30 क्वेश्चन से, उसमें मैक्सिमम 27-28 तक मैं कर लूं, ताकि मैं मैक्सिमम स्कोर कर लूंगा। लेकिन इस साल से गेट ने एक नया पैटर्न फॉलो किया है, सब जम्बल्ड है। आपको पहला क्वेश्चन भी 2 मार्क का मिल सकता है, सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क का मिल सकता है। तो आपको देखना है कि वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर वो कितने मार्क का है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि आप सीधा 26 क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, या फर्स्ट क्वेश्चन से लगा रहे हैं। ये थोड़ा जम्बलिंग होने की वजह से काफी लोगों को इस साल दिक्कत आई थी, थोड़ी बहुत मुझे भी आई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि यार ये बड़ा क्वेश्चन है या छोटा क्वेश्चन है। तो बार बार हमें मार्क्स की साइड नजर डालनी पड़ती थी। ये एक इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, तुक्का कभी नहीं मारना है गेट के अंदर, कभी तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि तुक्का मारेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और बस मैं यही कहूंगा। एंड अगर आपको कोई रेफरेंस यूज करना है, तो ये मेरे हिसाब से, और भी बुक्स आती हैं, बट मेरे हिसाब से गोपाल रंजन और के आर अरोड़ा जो बुक आती है वो काफी अच्छी बुक है। आप एक बुक रेफर कर सकते हैं, कोई भी बुक रेफर करनी है वैसे। लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूंगा तो पूरी बुक मत पढ़िएगा, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने से क्या होता है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती है कि हमको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। बेटर है आप नोट्स रेफर करिए, आप जहाँ पे मतलब जो आप पढ़ रहे हैं। बुक रेफर करने से ये होगा कि आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, आप इररिलेवेंट चीजें भी बहुत सारी पढ़ लेंगे और बहुत सारी याद भी कर लेंगे कि अरे नहीं मैं तो ये भी पढ़ लेता हूँ, बुक के अंदर तो बहुत कुछ होता दिया हुआ। तो बट लेकिन बुक कहाँ रेफर की जाती है कि मान लीजिए आपका कोई क्विक सैंड कंडीशन है, सॉइल के अंदर क्विक सैंड कंडीशन है, अब वो आपको थोड़ी वीक लग रही है, आपको उससे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, कि आपने टेस्ट दिया, आपको 2-3 क्वेश्चन मिले, आपने आपसे नहीं लगे। तो आप क्या करते हैं कि आपने के आर अरोड़ा उठाई, उसका क्विक सैंड का टॉपिक खोला और वो पढ़ लीजिए। जिससे क्या फायदा होगा कि आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस में थोड़ा डिटेल्ड में लिखा होता है और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। अभी अराउंड
8 मंथ 6-7 मंथ हैं गेट की प्रिपरेशन खत्म करने के लिए, उसके बाद में तो आपको रिवीजन करना होगा। तो उसके लिए रेफरेंस बुक यूज करना तो थोड़ा टफ हो जाएगा, टाइम टेकिंग बहुत है ये। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, वो तो काफी अच्छी बुक्स होती ही हैं, तो आप पूरा भी रेफर कर सकते हैं। बट के आर अरोड़ा एंड गोपाल रंजन, आप ये 2 बुक रेफर कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर माय साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा, या फिर आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको म्यूट कर दूंगा। वहां पे आपके क्वेश्चन ऑप्शन होगा, रेज योर हैंड। व्हाट मंथ वी शुड कंप्लीट आवर सिलेबस? सिलेबस का तो यार ऐसा है कि जितना जल्दी हो सके। अब ऐसा कोई डेडलाइन तो है नहीं कि आप आज ही कंप्लीट कर लीजिए या कल कंप्लीट करिए, एग्जाम के 1 दिन पहले कंप्लीट करिए। जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी करिए, ताकि क्या होगा ना कि आपको एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो खुद की प्रिपरेशन को एनालाइज करने का ये बेस्ट मेथड है। टेस्ट आप दीजिए और खुद को एनालाइज करिए, तो आपको, अगर आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जल्दी मौका मिल जाएगा। वैसे मैं कहूंगा तो दिसंबर तक, जैसे एंड ऑफ द ईयर, आप कंप्लीट कर लीजिए अपना सिलेबस, फिर 1 मंथ आप प्रॉपर दीजिए। अगर मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिलता है, आप कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर आप अभी भी इंजीनियरिंग में हैं, बीटेक कर रहे हैं, 4th ईयर में, फाइनल ईयर में हैं, 3rd ईयर वाले हैं, तो उनके केस में मैं ये कहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके 15 जैन तक कंप्लीट कर लीजिए, ताकि 15 डेज में आप बहुत ज्यादा टेस्ट दीजिए। टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वहां पे ना आपको आपकी गलतियां पता लगती है कि आप एक्चुअली पेपर में क्या क्या गलती कर सकते हैं। सो सिलेबस तो जितना जल्दी हो सके आप निपटा लीजिए, मतलब कल तो नहीं हो सकता, बट जितना आप टाइम लीजिए, लेकिन आपके पास थोड़ा एक सफिशिएंट टाइम रखिए टेस्ट देने के लिए। ठीक है, और कोई मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन देखिए, आप मान लीजिए आपने टेस्ट दिया आज, सॉइल मैकेनिक्स का टेस्ट दिया, पहला टेस्ट था, आपको लगा कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, क्वेश्चंस मेरे सही नहीं गए, जो मुझे आता था मैं वो भी नहीं कर पाया, तो आप वापस टेस्ट दीजिए कुछ टाइम बाद रिवीजन करके। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और रिक्वायरमेंट है, तो आप टेस्ट दीजिए, फिर भी टेस्ट दीजिए वापस, और एंड में जाके ऐसा हो जाए कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सॉइल मैकेनिक्स अब मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अब मुझे जो भी क्वेश्चन आएगा बस मैं कर लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस जब आपको क्रिएट हो जाए तो आप टेस्ट देना अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, टेस्ट अच्छा है, ऐसे कोई फिक्स लिमिट तो है नहीं। जब आपको लग जाए कि नहीं अब मेरे को आ गया सब कुछ, मेरे टेस्ट के क्वेश्चंस होने लग जा रहे हैं, आपको कहीं पे भी नया क्वेश्चन मिलता है, आपसे लग रहा है, तो आपको लगेगा कि चलो मुझे टेस्ट देना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, रिविजन इंपॉर्टेंट है। रिविजन तो आप जितना चाहें उतना करें, जितना आपको वक्त मिलता है हर सब्जेक्ट का रिविजन करें, और कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, चाहे वो सॉइल मैकेनिक्स हो या अदर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। XYZ सब्जेक्ट उठा लीजिए, सब सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करने हैं, टेस्ट आप जितने दे सके उतना वेल एंड गुड है, बट रिवीजन करते रहिए और टेस्ट देते रहिए। Hey guys, Siddharth here. If you really enjoyed this video, then please do like and subscribe to the channel. To catch me live, please download Vidyalankar Infinite app, because I will be live for such sessions in the future. If you have any doubt, please do let us know in the comment box. We will definitely make you out. Thank you.